सो हे गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया लेक्चर जो कि हमारे एक्सरसाइज नंबर 8.5 पर होने वाला है। ये चल रहा है हमारा लेक्चर नंबर 5 और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एक नए टाइप के ऊपर जो कि हमारा होने वाला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर और बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है जिसको आप लोगों ने अगर एक बार अच्छे तरीके से समझ लिया तो भाई डेफिनेटली आप लोग एग्जाम में भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो एक ही क्वेश्चन में आप लोग को अच्छे तरीके से बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन पे ध्यान देना। और इस टाइप के अंदर डबल टाइप है, मतलब टाइप का भी टाइप है, तो आप लोग को दोनों तरीके में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस और आप लोग को पूरा कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझा देने वाला हूं। अगर आप लोग को इन क्वेश्चंस को लेकर कोई डाउट या फिर कोई भी दिक्कत फेस होती है तो डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हैं मालूम है, आप लोग कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर लो या फिर डायरेक्टली आप लोग आपके डाउट्स हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम आईडी 97_मंसूरी या फिर JR कॉलेज चैनल पे भी शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं नौशाद स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास कैसे क्वेश्चन हमें इस एक्सरसाइज के अंदर देखने मिलने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू डायरेक्टली एक्सरसाइज। अब देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप है और इसके अंदर हम लोग को वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने मिलेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग को इसके टाइप समझने पड़ेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर अपन इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्मेट बच्चों? ये दिख रहा है आप लोग को, dy बाई डी एक्स प्लस वी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पे आ गया, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इस फॉर्मेट में अगर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर क्यू नीचे है, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, तो उसे बोलते हैं अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि अपना क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपन निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ जाएगा। वो निकाला जाता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती है, पहली वैल्यू होती है पी और दूसरी वैल्यू होती है क्यू। आपको पी और क्यू दोनों पता होना चाहिए। पी और क्यू, इस केस में पी और क्यू दोनों भी क्या होंगे, फंक्शन ऑफ एक्स होंगे। तो अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई डॉट एफ डॉट का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो निकालेंगे। वो कैसे मिलता है, ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। याद रखना, ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कुछ मतलब नहीं, हमें निकालना क्या है, सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन कैसे मिलता है, ये अपना सोल्यूशन है। देखो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ ये आप लोग का सोल्यूशन है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इस तरीके से आप लोग का सॉल्यूशन निकल के आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, लेकिन उसके पहले आप लोग को p और q निकालने आना चाहिए। जब p और q मिलेगा तभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा, और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा तभी हम लोग को सॉल्यूशन मिलेगा। सो ये था आप लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि लीनियर होगा, उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकलता है। तो ये फॉर्मेट ये था कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। लेकिन आप लोग को एक और फॉर्मेट देखने मिल सकता है, जैसे यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, वैसे dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर हमारा जैसे p और q फंक्शन ऑफ x था, यहाँ पर p और q क्या होगा, फंक्शन ऑफ y ओनली, y का ही फंक्शन होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इस केस में भी सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, लेकिन सॉल्यूशन कैसे होगा, जैसे यहाँ पर ये सॉल्यूशन था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c था, बस उसी को उल्टा करना है। यहाँ पर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx या फिर dy प्लस c हो जाएगा, मतलब जहाँ x है वहाँ पे y, जहाँ y वहाँ पे x हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपन निकाल देते ई रेस टू पी डी एक्स। यहाँ पर क्या इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ पी डी वाई के फॉर्मेट में आप लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलता है। तो ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी है। अगर ये चीजें आप लोग को याद होंगी तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझकर सॉल्व कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको फॉर्मेट में डालने आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन में फॉर्मेट में दिया होगा हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में, अदरवाइज कुछ क्वेश्चन में हमें उसमें डालना होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप लोग को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन पर, ये हमारे एक्सरसाइज नंबर 8.5 का पहला क्वेश्चन है और आप लोग देख के ही समझ सकते हैं कि किस फॉर्मेट में दिया गया है। तो दिया हुआ dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स। तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 इंटू वाई भी लिख सकता हूँ। और इसे मैं कंपेयर करता हूँ किससे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। सो कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। सो हियर वी हैव p एज, हमें p क्या मिल जाएगा, 1, और q मिल जाएगा e रेस टू माइनस एक्स। तो यहाँ पर अपने पास p और q आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है p और q निकालना। जैसे आप लोग को p और q मिलता है, उसका नेक्स्ट स्टेप होगा आप लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सीन्स p और q जरा देखेंगे तो ये फंक्शन ऑफ x है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा उसमें भी p dx आएगा। याद रखना, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x आएगा। अब यहाँ पे चलते हैं। सो ई रेस टू पी, पी की वैल्यू कितनी है, 1 dx,
और 1 को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एक्स ही होता। तो इस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आ गया ई रेस टू एक्स। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर यहाँ पे प्लस सी नहीं है, तो यहाँ पर प्लस सी नहीं आता। अब आगे चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन इज गिवन बाय कैसे दिया जाता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अपना q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस ये आप लोग को सोल्यूशन था। अब करना क्या है, यहाँ पे बस वैल्यूज को पुट करना। कौन कौन सी वैल्यूज है हमारे पास, बस हमारे पास q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस केस में क्या है e रेस टू x इक्वल टू, आगे चलते हैं, यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ q की वैल्यू कितनी e रेस टू माइनस एक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेस टू एक्स dx प्लस c। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये सेम टर्म विद अपोजिट सिंबल दोनों कैंसिल, बचेगा 1, मतलब इसका मतलब 1 अपॉन e रेस टू एक्स, तो दोनों कैंसिल बचेगा 1, तो यहाँ पर 1 dx बचेगा प्लस c आ जाएगा और ये वैसे के वैसे ही होगा। सो y इंटू ई रेस टू एक्स और 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो x ही होगा और ये हमारा क्या है, जनरल सोल्यूशन है। इस तरीके से आप लोग सोल्यूशन निकालते हो। दिस इज व्हाट जनरल सोल्यूशन। क्वेश्चन में दो टाइप के सोल्यूशन पूछते हैं, जनरल सोल्यूशन भी पूछता है और साथ ही साथ आप लोग को पर्टिकुलर सोल्यूशन भी पूछता है। तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन का टाइप नहीं है जनरल सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशंस नहीं दिए गए, डायरेक्टली आपको बोला सॉल्व करना है। तो बस यही आप लोग का सोल्यूशन आएगा और इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट देख लो अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इस क्वेश्चन के अंदर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस आप लोगों को कंपेयर करना है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से p और q जैसे ही मिलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, फिर आप लोग को सॉल्यूशन में पुट करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, बस सॉल्व ही तो करना, इजी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखो सेम फॉर्मेट से, आप लोग को ये भी बहुत अच्छे से समझ में आने वाला, सेम एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन को मैं वैसे ही लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, और अगर मैं देखूंगा तो इसे कंपेयर कर सकते हो डायरेक्टली मेरे स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, किससे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। सो अगर मैं देख पा रहा हूँ dy बाई डी एक्स के पास है पी वाई, यहाँ पर पी वाई है लेकिन यहाँ पर p जैसे कुछ दिख रहा नहीं, मतलब यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। सो p को कंपेयर कर रहा है 1 और q की वैल्यू कितनी जगह 3। सो मैं लिखता हूँ p इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू 3। अभी अपन ने इसे कंपेयर किया है हमारे पहले वाले टाइप से, तो उस केस में हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, अगर आप लोग को याद होगा, वो था e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx था, याद रखना। सो e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू कितनी है 1, सो 1 को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x इज नथिंग बट x, तो e रेस टू x हो जाएगा और हमें हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाता है। अब जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलता है तो इसका सोल्यूशन में निकाल देंगे। तो सोल्यूशन इज गिवन बाय, याद होगा आप लोग को, वो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और प्लस c, यहाँ पे dx लगाना मत भूलना। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में e रेस टू x है, डायरेक्टली e रेस टू x पुट कर सकते हो। सो y इंटू ई रेस टू x, q की वैल्यू कितनी है 3 इंटू ई रेस टू x dx प्लस c। अब देखो समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि 3 जो है ना वो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल के बाहर e रेस टू x dx प्लस c आ जाएगा, और e रेस टू x को अगर e रेस टू x के साथ ही इंटीग्रेट कर, e रेस टू x को अगर dx के साथ ही इंटीग्रेट करते हैं, सो दैट विल बिकम e रेस टू x ओनली, ये आप लोग को पता है, और प्लस c मिल जाएगा, और दिस इज व्हाट योर जनरल सॉल्यूशन। होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ गया होगा, दोनों भी सेम फॉर्मेट से थे, ज़्यादा फर्क नहीं था, बस आपको डायरेक्टली कंपेयर करना था। तो कुछ क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में दिए होते, जैसे अपने को इस डायरेक्टली फॉर्मेट जो फॉर्मेट चाहिए होता है उस फॉर्मेट में दिया होता है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आप लोग को मिलेंगे जहाँ पे फॉर्मेट नहीं दिया होगा और वहाँ पे आप लोग को फॉर्मेट में डालना होगा। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन को देख पा रहे होगे तो x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स दिया गया, तो इसे कैसे किया जाए कि इसका सोल्यूशन में फटाक से मिल जाए, देखना समझ में सब कुछ आ जाएगा। पूरे इक्वेशन को अगर मैं ध्यानपूर्वक देखूं तो डिवाइड बाय x करूंगा तो मेरा काम थोड़ा इजी होने वाला। अब वो कैसे, देखो डिवाइड बाय x कर रहा हूं, तो यहाँ पर x से डिवाइड किया x कैंसिल, यहाँ पर x से डिवाइड करूंगा तो 2 बाय एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ पर x से डिवाइड करूंगा तो x log x हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर है, x और x x कैंसिल हो जाएगा। बात सही है। तो अब यहाँ पर देखना आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी। इसे कंपेयर करता हूँ मेरे स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, तो कंपेयरिंग विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इससे कंपेयर कर रहा हूँ, और कंपेयर करते ही मुझे समझ में ये आ जाएगा कि p की जो वैल्यू है वो 2 बाय एक्स है और q की जो वैल्यू है
एक्स लॉग एक्स है, ठीक है। सो इस तरीके से मुझे पी और क्यू तो मिल जाएंगे और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब पी और क्यू मिलने के बाद सबसे पहला स्टेप जो होगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना होगा, जो कि ई रेस टू पी डी एक्स होता है, ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। अब ई को वैसे ही रखता हूँ, इंटीग्रल को वैसे रखता हूँ, पी इस केस में 2/x है, सो 2/x को वैसे ही रख देता हूँ और dx कर देता हूँ। 2 जो कि मेरा कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर चला जाएगा और बचेगा 1/x dx। 1/x का जो इंटीग्रल होता है ना बच्चों, वो होता है log x, तो यहाँ पे बचेगा 2 × log x। ठीक है, सही है। यहाँ तक आप लोग यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक और स्टेप ले लो, आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग को याद है log का रूल होता है log x to the power m, मतलब x के पावर में कोई भी m रहेगा, कोई भी नंबर हो सकता है, वो m log x हो जाता है। और सेम अगर ऐसा दिया जाएगा तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारा जो कंडीशन है ना वो सेकेंडरी टाइप जैसा है, यानी कि m log x के फॉर्मेट में है। सो 2 को उठा के मैं x के ऊपर ले लूंगा, दैट विल बिकम log ऑफ x का स्क्वायर। तो यही करना है यहाँ पर, e रेस टू log ऑफ x का स्क्वायर कर देना। अब आप लोगों को एक और रूल पता होगा, अगर समझ लो कि a रेस टू log ऑफ x टू द बेस a लिखा हुआ है, सो a log a कैंसिल x हो जाता है। सेम टू सेम e रेस टू log ऑफ x टू द बेस e लिखा हुआ है, तो e log e कैंसिल, बचेगा x। और यहाँ पर e नहीं, कुछ भी नहीं है, समझ लो एक और चीज बता रहा हूँ, e रेस टू log ऑफ x लिखा हुआ है। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब भी e ही होता है। तो याद रखना ये भी क्या हो जाएगा, x ही होने वाला है। तो इस फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर देखोगे तो क्या e और log कैंसिल, क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोगों को इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो इस केस में मिला हुआ है वो x स्क्वायर मिला हुआ है। समझा? इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों? फिलहाल के लिए इसे मैं रफ कर देता हूँ और फिर अपन आगे चलते हैं। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोगों को समझ में आ गया, सारे रूल्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, सारी चीजें समझ में आ गई। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय अब सिंस मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट पहला टाइप वाला ही है, तो सॉल्यूशन को जिस तरीके से दिया जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ पर y को मैं वैसे ही रख रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास क्या है, x स्क्वायर, उसे भी वैसे ही रख देता हूँ। q की वैल्यू मेरे पास कितनी है, x log x, ठीक है, ये मेरा q हो गया, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, x स्क्वायर dx, और यहाँ पे प्लस से लिखता हूँ। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर x और यहाँ पर x स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई में है, सो दैट विल बिकम x क्यूब। सो इसे मैं वही लिखूंगा, log ऑफ x इनटू x क्यूब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो टर्म्स है, दोनों को इंटीग्रेट करना है, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई में है। सो अगर आप लोगों को याद होगा इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v, ये वाला फॉर्मूला आप लोग को इस्तेमाल करना है। क्या फॉर्मूला था, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस, इसके बाद क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज करके एक दफा फिर से dx। तो यहाँ पे u इंटू v का फंडा अपन यूज करने वाला है, बट u कौन होगा और v कौन होगा ये पता लगाना है। तो उसमें अपन इस्तेमाल करते हैं, याद होगा आप लोग को, LIATE रूल। अब आप लोग को इसमें से दो चीज गायब करनी है, क्योंकि आप लोग के इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंडा नहीं है और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंडा भी नहीं है, ठीक है। तो तीन चीज याद रखनी है, LAE याद रखना है। सो इसमें से अपना लॉगरिथमिक है कि यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, और अलजेब्रिक भी है। तो लॉगरिथमिक होगा अपना u, ये केस में ये वाला हो जाने वाला है u, और ये हो जाएगा v। तो u इंटू वी के फंडे से अपने को करना है। सो u, उसके बाद क्या, इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ u, इंटीग्रेशन ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज करके फिर से dx लगा देना है और प्लस ही लिखना नहीं भूलना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब बस सॉल्यूशन आपके सामने होने वाला है, y इंटू एक्स स्क्वायर को वैसे ही रख देता हूँ, log ऑफ x को वैसे ही रख देता हूँ। यहाँ पर देखो क्या होगा, x क्यूब का इंटीग्रल होगा वो x इज टू 4 अपॉन में 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे log ऑफ x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज टू 4 अपॉन में 4 dx प्लस c हो जाएगा। अब एक स्टेप और आपका सॉल्यूशन आपके सामने हो जाएगा। इसको कैंसिल करूंगा, मिलेगा x इज टू 3 और 4 को साइड में करके इंटीग्रेट कर दूंगा। सो y इंटू एक्स स्क्वायर, ये जगह log ऑफ x, देखो यहाँ पर थोड़ा सॉर्टिंग कर सकते हैं आप लोग, ये x इज टू 4 अपॉन में 4 को आगे ले लो, ये log x वैसे ही रहेगा, ये 1 अपॉन 4 को आगे ले लेता हूँ, x क्यूब को इंटीग्रेट कर रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, बस x क्यूब बचा, वो dx के साथ इंटीग्रेट कर देना। तो दैट विल बिकम x इज टू 4 अपॉन में 4 प्लस c। अब बस थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ही है, जैसे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 हो जाएगा, पूरे इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और जहाँ पे आप लोगों ने c लिखा हुआ है उसे C1 लिख दो और आप लोग को समझेगा वो C1 क्यों लिखा। सो पूरे इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सिंपल सी चीज, किसके साथ, 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं बचेगा 16 से मल्टीप्लाई करा, पूरे इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 16 इंटू वाई एक्स स्क्वायर
इसको 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 4 इंटू क्या था हमारे पास, 4 इंटू x⁴। देखो यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई किया, 4 और 4 कैंसिल, बचेगा 4 x⁴ log x। तो 4 x⁴ log x, और वहां पर मेरे पास बचा हुआ है x⁴ प्लस सी, एंड दैट इज योर आंसर। तो ये था एकदम प्यारा सा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। अगर आप लोग थोड़ा सा समझदारी के साथ काम लेंगे। हाँ, एक चीज और यहाँ पर मैंने एक चीज नहीं बताई आप लोगों को, जैसे मैंने बॉक्स बता दिया, जब 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये c के साथ भी 16 आ जाएगा, और वो c नहीं, मैंने इसको c1 लिखा हुआ है। और फाइनल जो स्टेप बनेगा 16y² सब कुछ वैसे ही रहेगा, 4 x⁴ log x भी वैसे ही रहेगा। और आप लोग चाहे तो x⁴ कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 16 c1 को आप लोग c से रिप्लेस कर दोगे। हाँ, तो ये आप लोग का सही सोल्यूशन बनेगा, वेयर आप लोग लिखोगे 16 c1 जो है वो c के बराबर है। देखो ये बहुत सारे बच्चों लोग को डाउट होता है कि सर ऐसा क्यों किया। देखो यहाँ पर समझाता हूँ। एक्चुअल में c जो एक कांस्टेंट है, और इसके साथ एक नंबर 16 भी आ गया, तो 16c भी एक कांस्टेंट ही होगा। तो दो कांस्टेंट, ऐसा मल्टीपल कांस्टेंट के टर्म में हमें कभी भी सॉल्यूशन को नहीं लिखना होता है। तो वो c जो होगा उसको एक नए कांस्टेंट के साथ रिप्लेस करेंगे। तो पहले से मैंने इसको c1 लिख दिया, और हमारे इंटीग्रेशन में जो स्टैंडर्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो वो c होता है। तो मैंने इसको c1 लिखा, c1, जब मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया तो 16c1 हो गया। अब 16c1 मेरे को एक कांस्टेंट है, मुझे पता है, तो एक ही कांस्टेंट के साथ रिप्लेस क्यों ना कर दिया जाए। तो 16c1 को मैं एक नए कांस्टेंट के साथ रिप्लेस करता हूं जो कि c होगा। ठीक है, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अपने को पता नहीं, बट c कोई तो भी कांस्टेंट है। इस तरीके से आपने इसे भी लिख दिया हुआ है। तो होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फॉर्मेटिंग पूरी क्लियर है, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट नहीं है इस थर्ड क्वेश्चन में, और बहुत प्यारा सवाल था। ठीक है, अब इस फोर्थ क्वेश्चन पे भी आ जाओ। ये बहुत ही आसान सा सवाल है जो कि आप लोगों को कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा। देखो इसको अगर बच्चे लोग स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे वो एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, वो x को dy/dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, और साथ ही साथ y को भी dy/dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वो लोग है ना सोचेंगे कि चलो और थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 dy/dx आ गया, और 2 बार dy/dx आ गया तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में तो डाल नहीं सकते। समझ में आया बात? अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी होने वाला है। तो कैसे करेंगे सर, चलो देखते हैं। यहां पर आप लोग को dy/dx को वैसे ही रख देना है, और ये जो x प्लस y है ना उसे नीचे लेके चले आना है। इतना समझ में आया? अच्छा, अब अभी भी फॉर्मेट में नहीं गया हुआ है, तो एक काम ये कर सकते हैं आप लोग, इसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि इसे dx/dy कर दो। dy/dx का dx/dy होगा, और इसे भी उल्टा कर दो, x प्लस y अपॉन में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर थोड़ा और सही तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे तो dx/dy इस x को यहां पे लोगों तो -x = y रह जाएगा। और अब ये जो है ये मेरे सेकंड टाइप वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, दैट इज dx/dy प्लस px = q। सो अब इसे कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग विथ dx/dy प्लस px = q। और जब मैं कंपेयर कर पा रहा हूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है p जो है वो -1 है, q जो है वो y, सॉरी हाँ q जो है वो y। बस इतना समझ में आ गया। अब यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जो कि होता है e⁻∫p dy होगा इस केस में। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देता हूँ। सो e⁻∫p की वैल्यू कितनी है, -1 dy, और -1 जो कि कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, माइनस बाहर आ गया, और आप लोगों को पता है 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, तो यहाँ पर लिख दूंगा x, और इस तरीके से आप लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है। तो आप लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर समझ में आ गया बच्चों। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सीन से सेकंड टाइप है, ध्यान देना, इसमें गड़बड़ मत करना। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, y x वाले में होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। समझ में आ रही है बात? तो जहाँ पे x था वहां पे बस y लिखना। इंटीग्रेशन ऑफ q, यहाँ पे p q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, यहाँ पे dx हुआ करता था, इस केस में क्या आ जाएगा, dy प्लस c। समझा? अब x को वैसे रखता हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास है e⁻⁻x। q की वैल्यू कितनी, चलो फिर से देखो, q मेरे पास कितना है क्वेश्चन में, y है, यहाँ पर लिखता हूँ y इंटू e⁻, अच्छा एक चीज गड़बड़ करी, देखो यहाँ पर मैंने y से इंटीग्रेट किया हुआ है, तो यहाँ पर y आना चाहिए, सेम टू सेम यहाँ पर भी इसको रिप्लेस कर दूंगा y के साथ, कि y से इंटीग्रेट किया तो e⁻y ही आना चाहिए माइनस सिंबल के साथ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -y। ठीक है, dy प्लस c। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक? अब सेम यहाँ पर u इंटू v का फंडा, LAE वाला रूल, L मतलब लॉगरिथमिक नहीं है यहाँ पर, A मतलब अलजेब्रिक हाँ यहाँ पर है, और एक्सपोनेंशियल भी है। सो ये मेरा होगा u, और ये हो जाएगा मेरा v। एक्सपोनेंशियल मतलब देखो, एक्सपोनेंशियल ये v हो जाएगा और ये u हो जाएगा, तो u इंटू v का फंडा आप लोग को याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v आप लोग को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, नहीं आता तो देख लो,
u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v ब्रैकेट क्लोज करके पूरे टर्म का इंटीग्रेशन dx इस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर ये टाइप आप लोग को याद है, दिख रहा है, तो ये आप लोग को सोल्यूशन आने वाला है। कैसे, देखो यहाँ पर समझा रहा हूँ। u मेरा क्या है y, सो y वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ v d, अब देखो यहाँ पर x का था इंटीग्रेशन इसलिए x लिखा जाता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे y, सो dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस y dy। अब यहाँ पर देखो y को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y ही करना पड़ेगा क्योंकि y का कंसेप्ट चल रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके फिर से dy और यहाँ पे प्लस c। आप लोग चाहे तो C1 भी लिख सकते हैं फिलहाल के लिए, अगर लेकिन लास्ट में भी C1 किया जाए 1 ही तो लगा ना, तो लास्ट में अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपन लिख देंगे, अगर जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो x इंटू ई रेस टू माइनस वाई मेरा वैसे ही, y वैसे ही, ई रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रल ई रेस टू माइनस वाई ही होता है, ई रेस टू माइनस वाई। लेकिन याद रखना जब भी अपन इंटीग्रेट करते हैं जो भी y के साथ नंबर है वो डिनोमिनेटर में आता है। इस केस में y के साथ है -1 तो -1 नीचे आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चलते हैं, सेम यहाँ पर भी dy बाई देखो dy बाई dy कितना होगा 1 इंटू ई रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस वाई अपन में -1 और यहाँ पे dy वैसे के वैसे, ये प्लस सी भी मेरा वैसे के वैसे। क्लियर हो गया यहाँ तक? x को वैसे रखना है, ई रेस टू माइनस वाई को वैसे रखना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस वाई इंटू ई रेस टू माइनस वाई कर सकते हैं आप लोग, और यहाँ पर जब आप लोग ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब बचा ई रेस टू माइनस वाई। अगेन ई रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू माइनस वाई अपन में -1 प्लस, देखो ये माइनस प्लस हो गया और बचा ई रेस टू माइनस वाई, इंटीग्रेशन करेंगे उसका ई रेस टू माइनस वाई अपन में -1 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? सो अब यहाँ पर मेरे पास बचा x इंटू ई रेस टू, अच्छा एक चीज समझाता हूँ मैं आप लोगों को, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। इसे मैं x अपॉन में ई रेस टू वाई लिख सकता हूँ, इसे माइनस, एक काम करता हूँ इसको वैसे ही रखता हूँ, y अपॉन में ई रेस टू वाई लिख सकता हूँ, और इसके बाद इसे भी -1 अपॉन में ई रेस टू वाई लिख सकता हूँ, प्लस ही लिख सकता हूँ। नोटिस करो सबके बेस में ई रेस टू वाई है, सो पूरे इक्वेशन को ई रेस टू वाई से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या करूंगा, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा ई रेस टू वाई के साथ। पहले टर्म को ई रेस टू वाई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बचेगा x इंटू ई रेस टू वाई कैंसिल, बचेगा सिर्फ x इक्वल टू सेट क्या है, देखो माइनस ऑफ y अपॉन में ई रेस टू वाई, तो ई रेस टू वाई से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ -y, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा -1 और यहाँ बचेगा c इंटू ई रेस टू वाई, तो बचेगा -y प्लस c इंटू ई रेस टू वाई। ठीक है, ये माइनस वाले टर्म्स सबको यहाँ पे ले लेता हूँ, तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू c इंटू ई रेस टू वाई एंड दैट इज योर फाइनल सोल्यूशन। दिस इज योर जनरल सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, जनरल सॉल्यूशन। होपफुली आप लोगों को ये प्यारा सा सवाल भी समझ में आ गया होगा, जो कि बड़ा सिंपल है और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हार्डली 3 to 4 मिनट लग रहे हैं। मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ इसके लिए, और यही चीज अगर आपने नोटबुक में सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो हार्डली आपको 1 से 1.5 मिनट लगने वाला है। सिंपल क्वेश्चन है, आसान सा सवाल था जो कि ये भी कर लिया। अब इस क्वेश्चन में भी आ जाओ, इसमें भी देखो क्या फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल होगा, और dx बाई dy वाला होगा या dy बाई dx वाला होगा, वो चेक करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो पहले जो आप लोग को अच्छा लग रहा है वो कर लो। तो सबसे पहले आप लोग ना इस टर्म को उठा के यहाँ पे लेके जाओ, या फिर इसको उठा के, जैसा आपकी इच्छा हो। सो मैं उठा के इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा y dx माइनस ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर dy हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अभी यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, एक तो इसको नीचे लेंगे, ठीक है, और dx dy बाई dx के टर्म में लिखेंगे, या तो इसको नीचे लेंगे या dx बाई dy के टर्म में लिखेंगे। देखो मैं पहले dy बाई dx के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता अगर समझ में आया तो। सो y को उधर पे रख रहा हूं, इसको उठा के यहाँ पे लूंगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई स्क्वायर, और ये माइनस सिंबल को भी यहाँ पे ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, माइनस भी यहाँ पे, और dx को यहाँ पे ले ले रहा हूँ। और अभी अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे पूरा एक सिंगल टर्म मिल रहा है, जिसे मैं dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्मेट में नहीं तोड़ पा रहा हूँ। अब इसका उल्टा करके देखते हैं, लेकिन उल्टा करने के पहले एक स्टेप और अप्लाई कर लेते हैं। y को वैसे रखता हूँ, dx को वैसे रख देता हूँ, इस माइनस को मैं अंदर एंगल करवा देता हूँ, मतलब माइनस इसके पास जाएगा तो ये नेगेटिव x हो जाएगा और वाई स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये मैंने कर दिया। अब dy को मैं नीचे ले लेता हूँ, dx अपॉन में dy लिख देता हूँ, और y को यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में y लिख देता हूँ। अब बेस को सेपरेट कर देता हूँ, तो देखो क्या मिल रहा है, वाई स्क्वायर अपॉन में y माइनस एक्स अपॉन में y। अब आप नोटिस कर पा रहे हो, तो देखो दो टर्म्स, तीन टर्म्स में टूट गए, dx बाई dy प्लस py इक्वल टू q। देखते कौन py होने वाला है, तो यहाँ पर एक y कैंसिल। अब dx बाई dy, अब ये dy है, तो dx बाई dy में क्या होता है, प्लस px होता है, तो x वाला टर्म ये रहा, इसको यहाँ पे लेंगे तो प्लस, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई टाइम्स ऑफ x, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और इक्वल टू की वो साइड सिर्फ और सिर्फ मेरा y बचा हुआ। देखो इसको उठा के यहाँ पे लिया, x अपॉन वाई, और x अपॉन वाई कैन बी रिटन एज 1 अपॉन वाई इंटू एक्स। तो इस फॉर्मेट में मैं लेके चला गया, इसे 1 पकड़ता हूँ और इसे कंपेयर कर देता हूँ।
सो कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q. सो नाउ वी आर हैविंग p एज 1/y, q एज y, और इस तरीके से आपने सारे वैल्यूज लिख दिया. अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ. तो उसमें सबसे पहले आप लोगों को निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होता है e रेज टू पी डी वाई, और इस केस में हमारे पास p की वैल्यू 1/y है, dy से रिप्रेजेंट मतलब इंटीग्रेट कर दूंगा, सो e रेज टू log y हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर. बाकी आप लोग को सॉल्यूशन तो पता ही है. तो सॉल्यूशन कैन बी गिवन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर dy प्लस c आ जाएगा. सो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि x इंटू, अब देखो यहाँ पर एक स्टेप और ले सकते थे अपन, जब मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला ना, तो यहाँ पर e और log है, सो e और log कैंसिल, और सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर y बच जाएगा. तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आप लोग का सही है. तो यहाँ पर जब पे आप लोग है ना ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, वहाँ पर डायरेक्टली आप लोग y लिख दो, चल जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ q, q की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर लिखा है कितना है y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी मेरा कितना है y, और यहाँ पे आ जाएगा dy प्लस c. सॉल्यूशन बहुत साफ है. x इंटू वाई को मैं वैसे रख देता हूँ, y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, और dy प्लस c हो जाएगा, और बस इसे इंटीग्रेट ही तो करना है. सो हो जाएगा y क्यूब अपॉन में 3 प्लस c. पूरे इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो दिस विल बिकम 3xy, दिस विल बिकम y क्यूब, एंड दिस विल बिकम 3c. लेकिन देखने वाली बात यहाँ पे 3c है, तो क्यों ना इन c को, जहाँ पे भी c लिखा हुआ है वहाँ पे मैं इसको c1 बना देता हूँ. सो नाउ फाइनली जो हम लोग को सोल्यूशन मिलेगा 3xy y क्यूब प्लस c, बस ये आप लोग का सोल्यूशन बन जाएगा. तो हमेशा c होना चाहिए, ना 3c1 ना 5c1. तो यहाँ पे वेयर आप लोग लिखोगे वेयर 3c1 जो है वो c के बराबर है. इस तरीके से आप लोग को इसका सोल्यूशन मिल जाता है. तो देख लो फिफ्थ क्वेश्चन सही है क्या, कोई गड़बड़ तो नहीं है, और मेरे हिसाब से तो कोई गड़बड़ नहीं हुई रहेगी, लेकिन आप लोग एक बार चेक जरूर कर लेना और आंसर को मैच जरूर करना. सो होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया रहेगा, इसमें कोई डाउट कोई भी दिक्कत नहीं है. बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि इसी से मिलता जुलता होगा, लेकिन फॉर्मेटिंग अपनी अलग अलग हर बार हो सकती है. तो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे डायरेक्टली अपने को फॉर्मेट में करके दिया हुआ है, और इसे अगर मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ डायरेक्टली, कंपेयरिंग विद किससे, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू q. सो p मुझे मिलेगा 2x और q मुझे मिल जाएगा x, और डायरेक्टली मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा, सो e रेज टू p dx हो जाएगा, और p मेरे पास यहाँ पर क्या है 2, सो 2x dx हो जाएगा, 2 कांस्टेंट साइड में, 2 कांस्टेंट है साइड में हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास बचेगा x dx, और x को इंटीग्रेट करते हैं आप लोग, सो x स्क्वायर अपॉन में 2, सो 2 कैंसिल, फाइनली e रेज टू x स्क्वायर मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे सामने है. अब मैं बढ़ूंगा सॉल्यूशन की तरफ. तो सॉल्यूशन जो होता है इस केस में वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c हो जाएगा. अब y मेरे पास वैसे ही रहने वाला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में e रेज टू x स्क्वायर है. थोड़ा कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, ध्यान देना. q की वैल्यू मेरे पास है x, और e रेज टू x स्क्वायर मेरा वैसे के वैसे. अब इसे सॉल्व कैसे करना है, यहां पर हम लोग को सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगाना पड़ेगा इस RHS वाले पार्ट में. सो पुट करता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, पुट कर लेता हूं. तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, dx जो होगा वो dt हो जाएगा. बट बच्चों यहाँ पे 2x तो है ही नहीं, सो क्या करेंगे अपन मालूम है, x dx को वैसे रखेंगे और dt बाई 2 कर देंगे. तो जहां पर x और dx है ना, उसे अपन dt अपॉन में 2 लिख सकते हैं. सो मेरा जो सोल्यूशन बनेगा e रेज टू एक्स स्क्वायर, वैसे ही यहाँ पर x और dx जो बन जाएगा वो dt अपॉन में 2 में बदल जाएगा, और e रेज टू एक्स स्क्वायर तो था, एक्स स्क्वायर को अपन ने t पुट किया, और यहाँ पर प्लस c आ जाएगा. 1/2 को मैं साइड में कर देता हूं, और यहाँ पर इसे e रेज टू टी को इंटीग्रेट कर देता हूं. e रेज टू टी को t से इंटीग्रेट करेंगे तो e रेज टू टी आएगा, प्लस c आ जाएगा. और फाइनली आप लोग को t की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करनी है. t क्या है, एक्स स्क्वायर के बराबर है, सो y इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर 1/2, इसको अपन अपॉन में 2 e रेज टू एक्स स्क्वायर और प्लस c, इस तरीके से लिख सकते हैं. अगर आप लोग को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, तो 2 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c हो जाएगा. बट 2c नॉट वैलिड, तो c1 कर दो, इसे भी c1 और इसे भी c1, और फाइनली आप लोग इस c1 को रिप्लेस कर सकते हैं एक नए कांस्टेंट के साथ, दैट इज व्हाट c. बस आप लोग को वो मेंशन करना होता है. सो वेयर 2c1 जो है वो c के बराबर है. तो देख लो कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ हुई है क्या,
बहुत प्यारा सवाल है, पिछले क्वेश्चन जैसे ये, बस थोड़ा सा बोल सकते हैं कि इसका एक्सटेंडेड वर्जन बोल सकते हो, टाइप भी अलग बोल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है जो कि आप लोग को पूरे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करके देता है। तो इसको आप लोग फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट ले लें और सोल्यूशन इस तरीके से लिख सकते हो। चलेगा यहाँ तक, समझा ये क्वेश्चन? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है जो मैं चाहूंगा कि आप लोग ट्राई करें। मैं एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, बड़ा इजी सवाल है अगर बताना चाहूँ तो, लेकिन आप लोग को फॉर्मेट में डालने आना चाहिए। अगर फॉर्मेट में एक बार डाल दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट ध्यान देना इसमें गड़बड़ी ना होने पाए। गड़बड़ करोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो आराम से करना इसको। सबसे पहले इसके देखो कैसे करना है, मैं आप लोग को फॉर्मेट में डाल के देता हूँ। तो dy बाई डी को वैसे ही रख देता हूँ और x प्लस ए से दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। दिस विल बिकम माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस ए एंड दिस विल बिकम ए अपॉन में एक्स प्लस ए। ये माइनस सिंबल है, इस साइड लेके आऊंगा तो प्लस में हो जाएगा। सो प्लस y को साइड में करके 1 अपॉन में एक्स प्लस ए लिख सकता हूँ और a अपॉन में एक्स प्लस ए लिख सकता हूँ। और इसे अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के साथ। सो इसे कंपेयर कर रहा हूँ, p जो मिलेगा 1 अपॉन में एक्स प्लस ए मिलेगा और q जो है वो a अपॉन में एक्स प्लस ए मिलेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोग को फटाफट मिलने वाला है यहाँ पर, e रेस टू पी डी एक्स होता है, यानी कि e रेस टू एक्स 1 अपॉन में एक्स प्लस ए हो जाएगा। अब 1 अपॉन में एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, तो e रेस टू लॉग ऑफ एक्स प्लस ए हो जाएगा। और यहाँ पर समझने वाली बात वो ये है कि e रेस टू लॉग दिया हुआ है, जब भी e रेस टू लॉग आप लोग को दिखाई देगा तो e और log कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ x प्लस ए आप लोग को यहाँ पर मिलने वाला है। दिस इज व्हाट इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब बढ़ेंगे सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c इस तरीके से लिखा जाता है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है यहाँ पर x प्लस ए, सो y इंटू एक्स प्लस ए हो जाएगा इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, q देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास a अपॉन में एक्स प्लस ए है, तो यहाँ पर लिखता हूँ a अपॉन में एक्स प्लस ए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर है अगेन x प्लस ए, ब्रैकेट क्लोज करके dx लिख दो और यहाँ पे प्लस ए लिखो। ध्यान देना यहाँ पर x प्लस ए डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, सो y इंटू एक्स प्लस ए मेरा वैसे ही रहेगा। यहाँ पर मेरे पास बचेगा a जो कि कॉन्स्टेंट है, साइड में हो जाएगा और 1 dx प्लस c आ जाएगा। 1 को इंटीग्रेट कर दो और फाइनली यू विल गेट योर सॉल्यूशन, यानी कि ax प्लस c। तो है बड़ा इजी क्वेश्चन, बस दिखता थोड़ा डिफिकल्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि हार्डली मेरे को लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग करोगे तो 1 मिनट में हो जाएगा। फॉर्मेटिंग समझना और बहुत इजीली कर लिया आपने इस क्वेश्चन को। एक फाइनल क्वेश्चन है जो पूरे फॉर्मेट से थोड़ा अलग दिखाई देता है, जो आप लोग को पता होना चाहिए कैसे सॉल्व होता है, वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, डी आर प्लस 2r डी थीटा इक्वल टू 8 डी थीटा दिया हो गया। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा इसके अंदर कंसेप्ट और क्वेश्चन को अपन कैसे समझ सकते हैं, वो सारी बातें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। सही तरीके से देखा जाए तो पूरा का पूरा इक्वेशन डी थीटा से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो डी थीटा से डिवाइड कर दूंगा और देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा, दिस विल बिकम 2r और इसे डिवाइड करूंगा तो मिलेगा 8। अब देखो ये जो फॉर्मेट है dx बाई डी वाई प्लस पी वाई, जो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में दिया गया है। यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y होना चाहिए, फॉर्मेट याद आ गया आप लोग को। तो इससे कंपेयर करूंगा आप नए तरीके से, तो किससे कंपेयर करूंगा, डी आर बाई डी थीटा प्लस पी वाई, अब y नहीं यहाँ पे पी आर लिखना आप लोग को, सो पी आर इक्वल टू क्यू, सो p इज व्हाट 2 एंड q इज व्हाट 8। सॉरी, समझ में आ गया इतना। अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, अगर नहीं समझ में आता तो मैं समझाता हूँ। अगर आप लोग याद होगा डी वाई बाई डी एक्स रहेगा यहाँ पर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई रेस टू पी डी एक्स, मतलब जो यहाँ पर है वही यहाँ पर आता है। वैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर क्या आएगा, ई रेस टू पी डी थीटा। समझ में आ गया इतना बात। तो ई रेस टू पी की वैल्यू 2 डी थीटा, 2 कॉन्स्टेंट साइड में और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या बचेगा 1 डी थीटा। जैसे x को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 को इंटीग्रेट करते विद रिस्पेक्ट टू x इज नथिंग बट x, तो यहाँ पर भी सेम ई रेस टू 2 थीटा इस तरीके से आप लोग का आने वाला है। समझा क्या, क्लियर है यहाँ तक, ई रेस टू थीटा समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अपन सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा, सॉल्यूशन कैन बी गिवन एज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समझ रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब पहले सॉल्यूशन समझ लेते फिर अपन रिप्लेसमेंट करेंगे, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c इस तरीके से लिखा जाता है। बस अब आप लोग नोटिस करें यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर क्या है बच्चों, r है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं r। सेम टू सेम यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर d थीटा है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं d थीटा एंड डन। बस वैल्यूज को पुट करना है। सो r मेरा वैसे ही
यहाँ पर क्या आएगा e रेस टू 2 थीटा, q मेरा कितना है 8, e रेस टू 2 थीटा d थीटा प्लस c। ये r वैसे रख रहा हूं, e रेस टू 2 थीटा को भी वैसे रख देता हूं, 8 कांस्टेंट साइड में हो जाएगा e रेस टू 2 थीटा, e को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज नथिंग बट e रेस टू 2 थीटा, और अपॉन में कितना जगह 2, समझ में आ रहा है, जो भी नंबर इसके साथ होगा वो नीचे आ जाता है और प्लस ये आता है, इसको कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 4, सो फाइनली e रेस टू 2 थीटा 4 इंटू e रेस टू 2 थीटा प्लस c इज योर सोल्यूशन। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये थोड़ा अलग टाइप से दिख रहा था, इसलिए मैंने इसे भी अच्छे तरीके से बता दिया। बाकी आप लोग को मैंने मेरे हिसाब से सारे ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में करवा दिए हुए, जो कि हार्डली मुझे लगता है कि 20 से 30 मिनट के अंदर आप लोग मतलब 20 मिनट में पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। बस एक बार एक वीडियो को पूरी अच्छे तरीके से देखना, कहीं पर भी कुछ भी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा हो कि गड़बड़ है तो गड़बड़ को अंडरस्टैंड करना और मेरे साथ शेयर भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ये वाला एक्सरसाइज भी आप लोग को मैंने कंप्लीट करवा दिया। ये एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज नंबर 8.5, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस थी। आपने होमोजेनियस कर लिया, वेरिएबल सेपरेबल कर लिया और लीनियर भी कर लिया, तीनों टाइप कंप्लीट कर लिया। अब बच्चा एक्सरसाइज नंबर 8.6 जो कि इसके एप्लीकेशन के ऊपर बात करता है। अगर मैं बात करूंगा साइंस डिपार्टमेंट की तो उसमें वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है, जिसमें आप लोग का डीके आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आता है और भी बहुत सारे कंसेप्ट आप लोग को देखने मिलता है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी आता है। तो वैरायटी ऑफ कंसेप्ट देखने मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग को बहुत कम कंसेप्ट है, लिमिटेड कंसेप्ट है, तो आप लोग को उन्हें अच्छे तरीके से समझना है ताकि एग्जाम में जो 40 मार्क्स का जो आप लोग का मैथ्स 1 है वो अच्छे तरीके से आप लोग अटेम्प्ट कर पाओ। सो होपफुली आज का ये वीडियो आप लोग को, होपफुली आपका ये लेक्चर जो आज मैंने लिया हुआ है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है सो लाइक दिस वीडियो, लाइक दिस लेक्चर। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर। चलो बाय बाय।